हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि IRCTC के ज़रिए अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो ना करिए गलती, वरना आपके बैंक अकाउंट से रुपए भी कट जाएंगे और आपको टिकट भी नहीं मिलेगी। इंडियन रेलवे अक्सर देखने को मिलता है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, फिर भी सीट बुक नहीं होती। चलिए आपको बताते हैं सही तरीका। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच इंडियन रेलवे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर रहा है। ट्रेन में टिकट बुक करवाते वक्त हम कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, विशेषकर तब जब हम ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हों। अक्सर देखने को मिलता है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं, फिर भी सीट बुक नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेन में लोअर बर्थ की टिकट बुक करने को तवज्जो देते हैं। कई बार ये समस्या सामने आती है कि जब कोई शख्स लोअर बर्थ के लिए टिकट बुक करता है और रेलवे के पास वह सीट उपलब्ध नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी सीट बुक नहीं होगी। यानी कि जब एक साथ कई यात्री बुकिंग के समय किसी विशेष बर्थ का विकल्प चुनते हैं और वह विशेष बर्थ उपलब्ध ना हो तो ये परेशानी सामने आती है। इस प्रोसेस के दौरान कई बार लोगों के अकाउंट से पैसे भी काट लिए जाते हैं। IRCTC में टिकट के ऑनलाइन भुगतान के दौरान ग्राहक की इंटरनेट बैंडविड्थ, बैंकों की IT प्रणाली और पेमेंट गेटवे के बीच तकनीकी और दूरसंचार नेटवर्किंग को एक साथ जोड़ने एक जटिल प्रक्रिया होती है। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी तरह इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर करता है। इस वजह से पूरी टिकट बुकिंग नहीं हो पाती और कई बार पैसे खाते से काट लिए जाते हैं। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। लेकिन रेलवे के नियम के मुताबिक इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन 7 दिन में पैसे रिफंड कर देता है। हाँ दोस्तों, रेलवे से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल के आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। अगले 10 दिन में रेलवे चलाएंगी दुगनी ट्रेनें। लॉकडाउन के बावजूद रेलवे श्रमिक स्पेशल और राजधानी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रही है। 1 जून से 200 और ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है और लाखों लोगों ने टिकट की बुकिंग की है। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि रेलवे की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? कब तक ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह सामान्य हो पाएगा? इसी संबंध में आज रेलवे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ बड़ी घोषणाएं की। आइए आपको बताते हैं विस्तार से। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के बारे में ऐलान किया है कि जब तक सभी श्रमिकों को घर नहीं पहुंचा दिया जाता तब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी। रेलवे ने यह भी बताया कि अगले 10 दिनों में 35 लाख लोगों को यात्रा करने की योजना बनाई गई है। इस दौरान करीब 2600 ट्रेनें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर से चलाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको दोबारा से एक बार नाम बताते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से चलाए जाएंगे। और कॉन्फ्रेंस में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बताया कि अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 80% श्रमिक यूपी और बिहार लौटे हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू कर दी थी और 20 मई को सबसे ज़्यादा 289 ट्रेनें चलाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे सभी स्टेशनों से ट्रेन चलाने को तैयार है। इसके लिए सभी रेलवे बोर्ड को आवश्यकता अनुसार निर्देश भी दिए गए हैं। अब ये राज्य सरकार पर है कि वो कितनी ट्रेनों की मांग करती है। जैसे कि उनकी मांग आएगी, रेलवे तुरंत ट्रेन चलाएगी। इसके लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री की प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि 27 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी कर प्रवासी श्रमिकों की सुविधा का ध्यान रखने का आदेश दिया गया है। 28 मार्च को राज्य आपदा कोष से पैसे खर्च करने का आदेश दिया गया है। फिर 29 मार्च को एडवाइजरी जारी की गई है। जो श्रमिक अपने गृह राज्य पहुंच रहे हैं उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आ रही है यूपी से। यूपी में अब कोरोना के मरीज नहीं कर सकेंगे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, लगाया गया बैन।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक के गुप्ता की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि प्रदेश के कोविड समर्पित L2 और L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलता है। यूपी के डीजी मेडिकल के गुप्ता ने कोरोना के मरीजों को मोबाइल साथ ले जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा गया है। बता दें कि के गुप्ता ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में PPE किट में गड़बड़ी होने की शिकायत की थी और इनके इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में कोविड समर्पित अस्पतालों में मरीजों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीजी के मुताबिक मोबाइल से कोरोना संक्रमण फैलता है। इसके बाद कोरोना वार्ड में नई व्यवस्था के तहत अस्पताल के वार्ड इंचार्ज के पास 2 मोबाइल फ़ोन रहेंगे। जी हाँ, अस्पताल के वार्ड इंचार्ज के पास 2 मोबाइल रहेंगे, जिसके द्वारा वार्ड इंचार्ज मरीजों की उनके परिजनों से बातचीत करेगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक के गुप्ता की तरफ से जारी किए गए आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि कोविड समर्पित L2 L3 चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे संक्रमण फैलता है। देश दुनिया के किस हिस्से में कितना है कोरोना का कहर, ये भी आपको बताएंगे। देखते रहें पूरी वीडियो। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि चिकित्सालयों में भर्ती कोविड संक्रमित मरीजों को अपने परिजनों से बात कराने और शासन या अन्य किसी से बात करने के लिए 2 मोबाइल फ़ोन कोविड केयर सेंटर वार्ड इंचार्ज के पास रखवाए जाएं, लेकिन उन मोबाइल फ़ोन के लिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आदेश में कहा गया कि वार्ड इंचार्ज के पास रखे गए उन दोनों फ़ोन का मोबाइल नंबर मरीजों के परिजनों और स्वास्थ्य निदेशालयों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मरीजों से समय समय पर बात करना संभव हो सके। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये खबर आ रही कोलकाता से। अम्फान के बाद कोलकाता में सड़क पर प्रदर्शन, ममता बोली मेरा सिर काट लो। चलिए आपको बताते हैं। चक्रवाती अम्फान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है। जगह जगह बिजली आपूर्ति ठप होने से कोलकाता में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इस पर ममता ने कहा कि मेरा सिर काट लीजिए। चलिए आपको आगे बताते हैं कि कोलकाता चक्रवात अम्फान ने पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई। राज्य सरकार के अनुसार अम्फान के चलते 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस बीच ममता सरकार ने अनुरोध पर सेना ने 5 कॉलम राज्य में भेजे, जिन्हें चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोलकाता और आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है। वहीं कोलकाता में तूफान के चलते बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने पर कई इलाकों में लोगों सड़कों पर उतर आए हैं और ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप मेरा सिर काट लीजिए। लोगों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संयम बनाए रखने की अपील की है। ममता ने राज्य में बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए थोड़ा और समय मांगा है। हर दिन रात काम कर रहे हैं ममता। चलिए आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस भयानक तबाही को सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं। आप दिन रात काम कर रहे हैं। कृपया धैर्य रखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें पहले की तरह हो जाएं। ममता ने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। ममता से लोगों के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ यह कर सकती हूँ कि मेरा सिर काट लीजिए। बड़ी संख्या में महिलाएं कर रही हैं प्रदर्शन कोलकाता में। जी हाँ, बता दें कि कोलकाता में बिजली आपूर्ति ना होने के कारण सैकड़ों लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण में बेला से लेकर उत्तर में बेलघाइया तक कई इलाके में प्रदर्शन हो रहा है। लोगों ने पानी और बिजली सप्लाई ठप होने पर प्रशासन के फेल साबित होने के आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन में कई सारी महिलाएं शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि बिजली पानी ना होने के चलते उन्हें पिछले 3 दिनों से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ममता ने कहा,
संयम बनाए रखने की अपील है। हम एक समय में 4 चुनौतियों का सामना कर रहे हैं: कोविड-19, लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दे और अब चक्रवाती आपदा। हर व्यक्ति को जमीती हकीकत को समझना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के चलते 86 लोगों की मौत हो गई है। उधर राज्य सरकार ने अनुरोध पर सेना ने 5 कॉलम भेजे, जिन्हें चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोलकाता और आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्य से मांगी गई मदद के कुछ ही घंटों में वहां सेना को तैनात कर दिया गया। एक कॉलम में 35 जवान। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया कि भारतीय सेना ने चक्रवात अम्फान के बाद कोलकाता जिला प्रशासन को 3 कॉलम भेजे हैं। इन्हें टालीगंज, बालीगंज और बेहला में तैनात किया गया है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के न्यू टाउन और दक्षिण 24 परगना जिले के में एक कॉलम भेजे गए हैं। एक कॉलम में सेना के 35 जवान होते हैं। इसमें अधिकारी से लेकर जूनियर कमीशन अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार ने बताया कि पीने के पानी की व्यवस्था और ड्रेनेज को सुधारना हमारी प्राथमिकता है। जहां ज़रूरत है वहां जनरेटर लगाए जा रहे हैं। चक्रवात में जो पेड़ गिर गए हैं उन्हें हटाने के लिए कई विभागों की मदद ली जा रही है। जी धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।